नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। दिनारा की योग्या गांव में मजदूर की हत्या को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस हत्या के बाद लोगों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की, घर में आग लगा दी। हमारे सिटी पोस्ट लाइव के संपादक ने खुद घटनास्थल पर जाकर पड़ताल की, गांव के लोगों से बातचीत की और इस वारदात की वजह तलाशने में कामयाब रहे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है योग्या गांव में हत्याकांड की असली कहानी। आप गांव गए थे, क्या माहौल है गांव में? देखिए, जहाँ पर इस तरह की वारदात होती है वहाँ का माहौल क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं जब गांव में गया तो गांव की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें सुनी थी, कोई नज़र नहीं आ रहा था बिल्कुल कुत्ते तक नज़र नहीं आ रहे थे। और जब गांव में उसके घर के पास पहुंचा तो घर के बाहर खटिया पर पुलिस वाले लेटे थे, बैठे थे और भीषण गर्मी थी। तो पेड़ के नीचे वो किसी तरह से समय काट रहे थे। मैं अंदर गया। घर पर जो आगजनी हुई है, जो तबाही, जो तांडव हुआ है, उसका प्रमाण अभी भी दिखाई दे रहा है। उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। घर पूरा जला हुआ है। घर में जो भी 4 ट्रैक्टर थे सब जले हुए हैं बुरी तरह से। एक फिएट कार है उसको जला दिया गया है। 4 ट्रैक्टर जला दिए गए हैं। एक हार्वेस्टर था घर के ठीक बाहर, उसको जला दिया गया है। घर में कुछ बचा नहीं है। एक खपड़ैल मकान था जिसमें शायद मवेशी बांधे जाते होंगे, उसके छप्पर को भी जला कर खाक कर दिया गया है। तो हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। और गांव की खास बात यह है कि गांव में हर घर के दरवाजे बंद मिले मुझे इस घटना के बारे में जानने के लिए लोगों के दरवाजे खटखटाने पड़े। दरवाजे खुलवा कर लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग खुलकर बोलने को तैयार नहीं थे। कोई नहीं कह रहा था कि नहीं वो इस घटना का गवाह है। कोई नहीं कह रहा था कि उसने इस घटना को अपने आँखों से देखी है, जबकि एकदम उस घर से सटे सारे घर हैं। सबने देखी होगी, सबने प्रत्यक्ष रूप से सबने सबने देखा होगा। सब पर प्रभाव है, इतना दहशत क्यों है? लेकिन कोई भी खुलकर इस घटना के बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं है। आपने आरोपी अजीत तिवारी के बेटे से खुद बात की, तो आपको कितनी सच्चाई दिखी उसमें? देखिए, अजीत तिवारी के बेटे प्रशांत से मेरी बात हुई और उन्होंने पूरी घटना बताई। जब मैं गया था उनके घर पर तो घर पर पुलिस वालों के अलावा कोई नहीं था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। किससे बात करें, कहानी कौन बताएगा? केवल एक छत पर, उस घर से जुड़े हुए पड़ोसी की एक छत पर कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। वो मोबाइल पर बात कर रहे थे। मुझे खबर थी कि तिवारी के रिश्तेदार, उनके जानने वाले सुरक्षा को लेकर वहाँ पर जमा हैं। तो मुझे लगा कि वही लोग होंगे। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं थे, वो मिलने को तैयार नहीं थे, केवल मोबाइल पर बात कर रहे थे। मतलब वो निगरानी रख रहे थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, कहीं कोई हमला तो नहीं होने वाला है। तो ये डर दिख रहा था और मीडिया के सामने आने से वो कतरा रहे थे। फिर कुछ देर बाद जब मैंने संपर्क किया अजीत तिवारी के बेटे से, तो उन्होंने बताया कि वो अपने पिता से मिलने जेल गए हुए हैं। 1-1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद कुछ लोगों की टोली पहुंची। कुछ उसमें नौजवान थे, लड़के थे, यानी 18 से 20 साल के 10 लड़के होंगे। और फिर आसपास के पड़ोस के लोग थे जो आए थे जायज़ा लेने की क्या हुआ था। पूछताछ करने होता है ना कि कोई वारदात होती है तो लोग पूछताछ करने जाते हैं, जो शुभचिंतक होते हैं। तो वो आए थे और वहाँ पर भाड़े का टेंट वाला लगता है 2 बड़े बड़े कूलर लगाए गए थे। पुलिस वाले बेचारे उसी कूलर के सहारे समय काट रहे हैं। तो लोग आए, फिर बड़े बड़े होता है ना बोतल कोल्ड ड्रिंक्स के बोरा में रखे गए थे। उसको गांव के किसी फ्रिज में रखने को भेजा गया, क्योंकि इस घर में तो कुछ बचा ही नहीं है, सब जलकर खाक हो गया है। और वो मेहमानबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल हमको बता दीजिए इस वारदात के बारे में। तो कोई उस वारदात के बारे में बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन अजीत तिवारी के बेटा जब पहुंचा तो उसने विस्तार से इस घटना के बारे में बातचीत की। उसका कहना है, अलग वो एंगल दे रहा है। कह रहा है अजीत तिवारी का बेटा कि ये साजिश थी। 30 साल पहले उसके दादा दादी की हत्या हो गई थी, उनको काट दिया गया था घर में। 3 लोगों की हत्या हुई थी
और उसके बाद से पूरा गांव में माहौल शांत था, कोई घटना नहीं हुई, एकदम सामान्य जीवन पूरा परिवार जी रहा था। लेकिन मजदूर की हत्या के बाद पूरा सीन बदल गया है, गांव और परिवार पूरा दहशत में है, इलाके में तनाव दिखाई दे रहा है। और उसने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये हमला हुआ है, उसके घर को जलाया गया है। मतलब उनके परिवार को फंसाने की साजिश। वो कह रहा है, उनका बेटा वो कह रहा है कि देखिए मजदूर को किसने गोली मारी ये हमको नहीं पता है, अगर पिता ने मारी है तो जांच होगी और उसकी सज़ा भुगतेंगे। लेकिन वो उसका कहना है कि मजदूर उनके घर आया तो किसी दूसरे ने उसको गोली मार दी और पिता ने देखा कि वो मर जाएगा तो उसको इलाज के लिए लेकर चले गए और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। और इस बीच खबर उनको मिली कि घर पर हमला हो गया है, तो नर्वस हो गए और उन्होंने लाश को नहर में फेंक दिया और फिर उसके बाद पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। तो दो कारण हो सकता है सरेंडर करने का। पुलिस तो कह रही है गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनका बेटा कह रहा है कि उन्होंने खुद पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया कि भाई देखिए ये मामला है, मेरे घर के बाहर किसी ने एक मजदूर को गोली मार दी है और मैं उसके इलाज कराने ले जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में मर गया और मैं उसको लेकर लौटता घर, लेकिन खबर आई कि मेरे घर पर हमला हो गया है, आगजनी हो गई है, भीड़ ने हमला कर दिया है, तो अब तो मैं लेकर भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका लाश को। तो ये कहानी वो बता रहा है। वो कह रहा है कि भाई गोली चलने के तुरंत बाद कुछ मिनट में ही हजारों लोगों का घर पर पहुंच जाना, हमला कर देना, ये साबित करता है कि पहले से तैयारी थी कि किसी मजदूर को भेज करके उसको गोली मरवा करके पूरे परिवार को फंसा दिया जाए। सर कहा जा रहा है कि इस तोड़फोड़ के बीच में माले का हाथ है। देखिए मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए अभी न तो माले का हथियारबंद दस्ता अब एक्टिव है उस इलाके में, और ना ही रणबीर सेना। वहाँ तो रणबीर सेना भी पहुँच गया था ना, कहा जा रहा है, तथाकथित रणबीर सेना के लोग भी पहुँच गए थे और कहा जा रहा है कि माले के लोग शामिल थे। लेकिन माले के द्वारा हाल के दिनों में ऐसा कोई बर्दाश्त की नहीं गई है और कोई कारण नहीं था माले के द्वारा वहाँ पर हमला करने का, क्योंकि 30 साल से तो कुछ गांव में हुआ ही नहीं है, शांति है। और अचानक माले ने क्यों कार्यक्रम बना लिया? माले तो तभी किसी खिलाफ कार्रवाई का प्रोग्राम बनाता है जब शिकायत मिले कि भाई मजदूर का दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तब ना। अब तुरंत मजदूर को मालिक ने गोली मार दी और तुरंत माले एक्शन में आ गया और हजारों लोग माले के पहुँच गए, हमला कर दिया, ये बात गले से नहीं उतर रही है। दरअसल हुआ ये है कि मजदूर को बुलाया था अजीत तिवारी नहीं, मजदूर के बेटी का कहना है, और वो गए थे क्योंकि कुछ उनका मजदूरी बाकी था। बेटी का ही 50,000 मजदूरी बाकी था। अब ये लेकिन अजीत का कहना है कि भाई आज के ज़माने में कोई मजदूर 50,000 रुपया बाकी रहने पर काम करेगा क्या? लेकिन अजीत तिवारी के घर पर मजदूर गया था क्योंकि अजीत तिवारी ने पहले से उसको बुलावा भेज रखा था, और उसके साथ जो एक मजदूर गया था उसका कहना है कि जैसे ही वो घर के अंदर गया उसको अजीत तिवारी ने गोली मार दी। तो कुछ तो बात हुई होगी और उसके बाद वो भाग गया और गांव में जाकर खबर की और गांव वाले तुरंत पहुंच गए और उन्होंने हमला कर दिया, ये कहा जा रहा है। तो ये स्वाभाविक सच के करीब बात लग रही है कि मजदूर गया होगा, कोई बात हुई होगी, आपस में भगझक हुई होगी और अजीत तिवारी ने उसको गोली मार दी होगी। हो सकता है कि उनको लगा होगा, अपनी गलती का एहसास हुआ होगा कि अरे भाई हमने क्या कर दिया, तो उसको लेकर वो भागे अस्पताल। लेकिन अस्पताल पहुँचे भी नहीं, पहुँचे होते तब उनके दावे में दम दिखता है। वो तो लाश नहर में फेंक कर भाग गए। इसलिए सवाल उठ रहा है कि अगर वो बचाने के लिए गए थे, अगर उन्होंने गोली नहीं मारी थी, किसी दूसरे ने गोली मारी थी, तो लाश लेकर क्यों भागे, नहर में क्यों फेंक दिया? आपने कहा कि सर रणवीर सेना के लोग वहाँ पहुँच गए थे, रणवीर सेना अभी भी एक्टिव है? नहीं है। देखिए रणवीर सेना का अस्तित्व तभी तक था जब तक माले का अस्तित्व था। माले बहुत दिनों से बिहार में तो नक्सलवाद है नहीं, वैसे तो पूरे देश में अब नक्सलवाद का खात्मा लगभग हो गया है, और बिहार में नक्सलवाद को तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, हम लोगों ने देखा है। हर होली, दिवाली और बरसात के समय में कोई न कोई नरसंहार होता था, 10-20 लोग मारे जाते थे, काटे जाते थे और हम लोग उसको कवर करने जाते थे। तो वैसी स्थिति आज की तारीख में नहीं है। नीतीश कुमार के आने के बाद से ही नरसंहार पर लगाम लग गया था, और हाल के दिनों में ऐसा कोई नरसंहार हुआ नहीं है जिसको लेकर कहा जा सके कि माहौल ख़राब था। गांव में बिल्कुल माहौल ठीक था, लोग शांति का जीवन जी रहे थे। केवल विवाद की वजह मजदूर को गोली मारना है। आप मजदूर के गांव भी गए थे, वहाँ कैसा माहौल है? माहौल तो देखिए अजीत तिवारी के गांव में तो कोई बोलने को तैयार नहीं है,
सभी लोगों के दरवाजे बंद हैं। अजीत तिवारी के पक्ष में, अजीत तिवारी के विरोध में कोई बयान देने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके गांव में भी वैसा ही माहौल है। वो गांव है मिल्की, जहाँ का मजदूर रहने वाला था। 1 किलोमीटर दूरी पर गांव है, जोगिया गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं वहाँ गया तो वहाँ भी डर और भय का माहौल दिखा। लेकिन वहाँ और यहाँ में फ़र्क ये था कि अजीत तिवारी के गांव में घर से बाहर लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, सब लोग घरों में कैद थे, बंद थे। लेकिन उस गांव में लोग सड़कों पर बैठे हुए थे, महिलाएं, पुरुष, और इस घटना को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। और जो मजदूर मारा गया उसके घर के दरवाजे के बाहर 20-25 महिलाएं बैठी हुई थीं, मसौदा कर रही थीं। मतलब मजदूर के साथ पूरा गांव और परिवार खड़ा दिखाई दे रहा है, ये सच है। उनके परिजनों से क्या बात हुई, उनके क्या माहौल है? देखो, उनके परिजनों में कोई बातचीत करने को तैयार नहीं था। केवल बेटी थी जिसने मुश्किल से बात की, और उसने कहा कि उसके पड़ोसी हैं जिन्होंने कहा कि उसके पिता से कि चलिए हमको चलना है बाज़ार। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे भी चलना है, मिलना है, अजीत तिवारी ने बुलाया है, चलो चलते हैं। और वो चले गए उनके साथ। और ये इस वारदात को इतनी बड़ी घटना हो गई। अजीत तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने मजदूर को देखते ही गोली मार दी, और दूसरा मजदूर गांव भाग कर गया और जानकारी दी कि भाई मजदूर को तो गोली मार दिया तिवारी ने। और उसके बाद गांव पूरा भड़क गया और हमला बोल दिया। तो गांव की दूरी 5 से 10 मिनट पैदल की है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही मजदूर ने सूचना दी हुई कि उसके साथ गए मजदूर की हत्या हो गई है, तो गांव वाले आक्रोश में आ गए और उन्होंने अचानक हमला बोल दिया। 200-400 लोग होंगे, ऐसे तो लोग कह रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग थे, और सैकड़ों की संख्या में लोग थे। सुबह से ही पहुंच गए थे, घर को घेरे हुए थे, और वो देख रहे थे माहौल के अंदर से कोई कार्रवाई होती है। मतलब घर में घुसेंगे तो कोई गोली चलाएगा या हमला होगा या नहीं। जब देखा कि कोई हमला नहीं हो रहा है, कोई घर से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तब उन्होंने घर में घुसने की हिम्मत की और जो भी वहाँ सामान था सब में आग लगा दी। बहुत बवाल किया, तबाही मचाई। आपने खुद घटनास्थल पे घूमा, दोनों गांव को कवर किया, सारे लोगों को कवर किया। आपके हिसाब से क्या निष्कर्ष है इस पूरी घटना का? देखिए, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि भाई अजीत तिवारी ने मजदूर को गोली मारी है। अब ऐसा नहीं है कि मजदूर किसी को लेकर गया था कि मुझे चलो गोली मार देना और अजीत तिवारी को फंसा देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। और इसका कोई कारण भी नहीं है, अभी कोई विवाद भी नहीं था। मजदूर गया था उनके बुलाने पर उनके घर, और उन्होंने गोली मार दी। उसके बाद उनको लगा होगा कि या तो जिंदा होगा, उस समय लगा होगा कि इसको अब गलती का एहसास हो गया होगा कि चलो भाई इसको अस्पताल में बचा लेते, नहीं तो हत्या का मामला हो जाएगा, या फिर वहीं मर गया होगा मजदूर और उन्होंने लाश को छिपाने की कोशिश की होगी। दोनों कारण हो सकता है। लेकिन उनका बेटा कह रहा है कि नहीं, मजदूर को गोली किसी और ने मारी और पिता उससे इलाज के लिए बक्सर ले जा रहे थे, रास्ते में वो मर गया और उसकी लाश को इसलिए नहर में फेंक दिया क्योंकि इस बीच खबर मिली कि घर पर हमला हो गया है। तो लाश लेकर आने में भी खतरा था, उनको उन पर भी हमला हो सकता था। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये लग रहा है कि आवेश में आकर अजीत तिवारी ने इस गोली मारी है मजदूर को। कारण चाहे जो भी हो, वो तो जांच पड़ताल में सामने आएगा और अजीत तिवारी खुद बताएंगे। लेकिन उस हत्या के बाद मुझे लगता है कि अचानक जब जैसे ही गांव में खबर पहुंची तो गांव वालों ने अपना आपा खो दिया, उनका आक्रोश भड़क गया और उन्होंने गांव पर, उनके घर पर हमला कर दिया। इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश, तैयारी माले की या आतंकवादियों कुछ भी नहीं, नक्सलियों की नहीं लगती है मुझे। क्योंकि जब देखिए नक्सलियों की जो कोई कार्रवाई होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा ठोस कारण होता है। पहले से विवाद हो मजदूरी को लेकर, ज़मीन को लेकर, तब तैयारी होती है, प्लानिंग बनती है और उसकी सूचना पुलिस को भी मिल ही जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में भी लोगों ने खूब तांडव मचाया और पुलिस ज़्यादातर लोगों को पहचानती भी होगी, ज़्यादातर लोगों का वीडियो भी सामने आया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जो तोड़ फोड़ बवाल में शामिल थे। और अजीत तिवारी तो गिरफ्तार हो ही चुके हैं, हत्या का केस उन पर दर्ज हो गया है, तो कानून के हिसाब से उनको भी सज़ा मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। दोनों पक्षों की सुननी चाहिए पुलिस को और
बहुत गहराई में जाकर पड़ताल करनी चाहिए कि जो गांव 30 साल से शांति का जीवन जी रहा था, जिस गांव में 30 साल से कोई डर और भय का माहौल नहीं था, उस गांव में फिर 30 साल पहले वाला माहौल कैसे पैदा हो गया। और एक मजदूर को क्यों गोली मार दी अजीत तिवारी ने। अजीत तिवारी 150 बीघा के काश्तकार हैं भाई, बड़े जमींदार हैं, ठीक है, उनका घर हवेली देखकर भी लग सकता है, उनका रुतबा है, प्रभाव है इलाके में, लेकिन गांव के लोगों से भी उनका बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ये भी दिखता है। उनका बेटा ही कह रहा है कि भाई गांव के लोग तो बचाने आए ही नहीं। और उस गांव में केवल अजीत तिवारी के पास थोड़े लाइसेंसी राइफल है, कई घरों में लाइसेंसी राइफल है। भूमिहार समाज के कई परिवार उस गांव में हैं। लेकिन सहयोग करने कोई नहीं गया, कोई सहयोग नहीं करना गया। अगर किसी के गांव में घर में जाकर हमला करना सैकड़ों की तादाद में भी मुश्किल है, क्योंकि किसी के घर में घुस रहे हैं आप, वो घर में है तो कहीं से भी वो हमला कर सकता है ना। अगर उनके गांव के वो लोग साथ होते तो उनके घर में कोई घुस करके ऐसे आगजनी कर देता। तो गांव के लोगों ने भी साथ नहीं दिया उस परिवार का, तो गांव से भी समाज से भी अलग थलग परिवार था, ये तो साफ लगता है। कोई उनके बचाव में नहीं आया। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीत तिवारी अगर घर पर होते, वो भागे नहीं होते, तो शायद ये भीड़ भी हिम्मत नहीं करती उनके घर पर हमला करने की। जो लोग आए थे उनके घर पर पूछताछ के लिए, वो कह रहे थे कि मतलब वो प्रभावशाली थे, दबंग भी थे, और वो रहते घर पर अकेले भी तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके घर पर हमला कर देता। घर किला की तरह है, 2 लोहे के एंटी डकैती दरवाज़ा लगे हैं लोहे वाले, जिसको तोड़कर भीतर पहुंचना ही मुश्किल है। तो चारदीवारी फान कर लोग अंदर घुसे हैं और लोगों ने हमला किया है। और वो कह रहा है अजीत तिवारी का बेटा कि उनकी माता बहन को भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो एक कमरे में खुद को बंद कर लिया था, कमरा ढूंढ रहे थे, उनकी हत्या कर देते। अब भीड़ जब अटैक करती है तो कुछ भी हो सकता है, ये भी सच है। तो ये गनीमत है कि वो परिवार उनका जो बवाली थे उनके हाथ नहीं आया। देखिए, भीड़ तो सैकड़ों लोगों की होती है, हत्या की खबर सुनकर सैकड़ों लोग पहुंच भी गए होंगे, लेकिन बवाल करने वाले चंद ही लोग होंगे, आग लगाने वाले कुछ खास ही लोग होंगे। जब इस तरह की बातें होती हैं, वारदातें होती हैं, तो असामाजिक तत्व तो उसमें घुस जाते हैं और उसको दूसरा रूप दे देते हैं, अपनी दुश्मनी साध लेते हैं। तो अजीत तिवारी उस इलाके के दबंग प्रभावशाली किसान थे, तो उनसे बहुत लोगों को नाराज़गी भी होगी, उनको मौका मिल गया। तो अजीत तिवारी जी की गलती ये है, अजीत तिवारी की सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने मजदूर पर गोली चलाई। आज के ज़माने में या किसी भी ज़माने में कोई मजदूर पर गोली कैसे चला सकता है भाई? कोई कारण नहीं हो सकता है। अब इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अगर मजदूर के साथ गाली गलौज भी हो गया, मारपीट भी हो गया होता तो बात समझ में आती है, लेकिन मजदूर को आप गोली कैसे मार देंगे? अब गोली मारेंगे तो आक्रोश भड़केगा ही भड़केगा ना। ये आक्रोश जो भड़का है उसको आप सुनियोजित साजिश नहीं कर सकते हैं, वो स्वाभाविक और स्वतः स्फूर्त था। लोगों में आक्रोश होगा, गुस्सा होगा, लोगों ने हमला किया है। तो जो उपद्रवी तत्व थे जो इस आक्रोश का फ़ायदा उठाकर आगजनी किए, तबाही मचाने की कोशिश की, उनकी पहचान पुलिस को करनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और भरत तिवारी जिन पर आरोप है गोली चलाने का, हत्या का, वो तो जेल जा ही अजीत तिवारी वो तो जेल जा ही चुके हैं। तो अजीत तिवारी के खिलाफ तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो रणवीर सेना माले के लोग वहाँ पहुँच गए और अब रणवीर सेना माले के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा, फिर से संहार का दौर चलेगा, ये सब बकवास है। अभी न तो माले का हथियारबंद दस्ता सक्रिय है, न रणवीर सेना अस्तित्व में है। अब रणवीर सेना का नाम लेकर कुछ लोग इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं। लेकिन पुलिस को सावधानी से काम करना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व जो इसको जातीय आग, हिंसा की आग में झोंकना चाहेंगे बिहार को। क्योंकि 20 साल पहले मैंने देखा है जातीय हिंसा के आग में बिहार कैसे जल रहा था, कैसे नरसंहार हो रहे थे। वो दौर नहीं लौटना चाहिए और आपस में जाति और संप्रदाय के नाम पर संघर्ष और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। थम गया है तो इसको थमे रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गांव के लोग समझदार हैं। हाँ, बदले की भावना नहीं दिखाई दे रही है दोनों गाँव में। अब आक्रोश में लोगों ने हमला कर दिया, घर जला दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बदला ले लेना है और उनके परिवार को मार देना है, ऐसा माहौल नहीं दिखा। और नहीं अजीत तिवारी के गांव के लोगों में ऐसा आक्रोश है कि अरे भाई हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम भी बदला लेंगे, वो माहौल नहीं है। भले इसको लोग पेंट कर रहे हैं, जाति से जोड़ रहे हैं और इसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जातीय संघर्ष नहीं है। ये बिल्कुल एक चूक है, एक बहुत बड़ी भूल है कि उन्होंने मजदूर को गोली मार दी और ये स्वाभाविक आक्रोश है जो भड़का और आगजनी की घटना हुई।
तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। आपको ये डिबेट कैसी लगी, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।